हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो MR हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे करोगे। जब भी एक सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है तो कई बार आप सोचते हो तो उसके लिए मुझे करना क्या है। क्या मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से देखनी चाहिए? क्या मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक से मालूम होने चाहिए? क्या मुझे मूविंग एवरेजेस पे काम करना चाहिए? क्या मुझे कुछ टूल होते हैं जैसे फिबोनाची, रिट्रेसमेंट होता है, ट्रेंड लाइन खींचनी होती है, ओके। और कई तरह के ऐसे टेक्निकल एनालिसिस को लेके कई सारे टूल्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, तो कौन सा यूज़ करें। कई लोग बताते हैं आप MACD लगाओ, RSI लगाओ जो आप इस चार्ट में भी देख रहे हो, ओके। देन EMA लगाओ, ओके। आप इंट्राडे कर रहे हो तो EMA 5 की लगाओ, 5 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओ। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो कई बार आपको 21 की मूविंग एवरेज का यूज़ करना है, कई बार 55 की मूविंग एवरेज का यूज़ करना है, कई बार 100 की, 200 की मूविंग एवरेजेस। तो इस तरह से सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ निकाला जाता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ बताओ, एक हॉलिस्टिक चीज़ बताओ, ओके, कि जिससे यही हो जाए कि यस बस ये कर दिया तो अपना काम हो जाएगा। तो दोस्तों, इतना कुछ बताना है मुझे तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को आप जान लोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, कैसे करते हैं, ओके। एक सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिसिस कैसे करोगे, तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपकी वीडियो में। अगर आपको पता चले तो ठीक बात है, और अगर पता चलता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी ये पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपकी ओर से सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है आपको ये हेल्पफुल हो सकती है। तो देखिए, ये कुछ दिन पहले हमने 1 जुलाई को, आई थिंक 1 जुलाई को हमने कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ चीज़ों को आपको बताया था जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया था। तो उसके हिसाब से ही चीज़ें हुई है नहीं हुई है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आपको देख लेनी चाहिए। उसमें कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, ओके। और मेरे हिसाब से काफ़ी कम व्यूज़ आए। जो वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आने चाहिए उसके ऊपर कम आते हैं, और ना देखने वाली चीज़ों को आप देखते रहते हो और उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो कई बार मुझे हंसी आती है। चलिए, जो चीज़ों पे बात करना है उसके बारे में बताओ। तो देखिए, हमने 7 स्टॉक लिए थे और वही 7 स्टॉक के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि देखिए हमने जो कुछ बोला था वो सही था या गलत था, ओके। जैसे पहले ही मैंने बोला था कि ये मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, और ये कुछ चीज़ें और भी एक्सप्लेन करनी थी। उसी वजह से मैंने स्टॉक्स भी लिए थे, देन इंडेक्सेस भी लिए थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और फॉरेक्स जो पेयर होती है मीन्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी 4 पेयर के बारे में बात की थी। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस हर जगह पे काम करता है, वही बताने के लिए मैंने ये सभी कुछ चीज़ें एक ही वीडियो में मैंने इन्वॉल्व की थी, ओके। तो देखिए, BPCL की अगर बात करें, BPCL के बारे में 1 जनवरी में देखिए मैंने ये बताया था कि मेरे हिसाब से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो रहा है, और अगर 320 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और आप खुद देख सकते हो क्या हुआ है। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने ये 15 मिनट का चार्ट तो लगाया था लेकिन दूसरे दिन तो ये ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो दूसरे दिन के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया ही नहीं जाता। दूसरे दिन में आपको लाइव मार्केट में ही टेक्निकल एनालिसिस करना है। अगर वो अगले दिन ही 320 के ऊपर ये मार्केट खुल जाती, तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पे सपोर्ट अगर बनता था 320 के ऊपर, तो वहाँ से आपको बाइंग ही करनी है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें देखी मैंने, देखिए कोई इंडिकेटर ज़्यादा नहीं थे, कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लगाई थी, ना ही मैंने RSI भी देखा था। भले ही यहाँ पे RSI लगा हुआ है लेकिन RSI भी नहीं देखा था, ना ही हमने वॉल्यूम पे बात की थी। तो जितनी चीज़ें कम होती है उतना आपका प्रेडिक्शन मीन्स ये बोल सकते हो कि उसमें ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं होता है,
अदरवाइज वो आपका मीन्स प्रिडिक्शन कम चीज़ों पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या देखा था, एक पैटर्न देख लिया था। अब ये पैटर्न को देख के मुझे पता चला कि बड़ी बड़ी आप बुक भी देख लो तो ये पैटर्न मेंशन होती है, तो वो वैसे तो नहीं लिखी जाती। ओके, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने जो बुक्स लिखी होती है, तो एक पैटर्न मिल गई। वो पैटर्न को बेस बना के मैंने कुछ और चीज़ें यहाँ पे कुछ और चीज़ों को मीन्स मैंने देखा कंफर्मेशन के लिए। जैसे हमने ओपन इंटरेस्ट देखा तो हमें पता चला 320 पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो अब क्या हो गया कि एक पैटर्न है और ये वाली पैटर्न हमेशा बताती है कि देखिए ये जो हिस्सा होता है वो होता है हेड, और ये दोनों जो छोटे ट्रायंगल होते हैं वो होते हैं शोल्डर। अब ये शोल्डर से यहाँ से नेक पे से जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने बताया कि 320 पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है कॉल साइड पे, तो वो वाले केस में यहाँ पे मार्केट रुकेगी और कभी ब्रेकआउट होगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो मेरे दिमाग में थी वो मैंने अप्लाई किया। अभी ये चीज़ें नहीं हुई होती, वो भी अभी मैं दूसरी जो मीन्स स्टॉक्स है उसके बारे में भी बात करूँगा, तो आपको पता चलेगा मैं एग्जैक्टली आपको कहना क्या चाहता हूँ। तो मेरा जो थिंकिंग है वो हर एक स्टॉक या फिर ये बोल लीजिए कि टाइम फ्रेम के मुताबिक चेंज नहीं होता। आप क्या करते हो, देखिए ये चीज़ दिख गई तो अब दूसरी बार भी मैं जब ट्रेड करूँगा तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मैं पहले देखूँगा, और अभी जो मेरा माइंडसेट है वो माइंडसेट पे ही मैं दूसरे स्टॉक में भी काम करूँगा या किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस करूँगा तो वही करूँगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, ये भी हो सकता था। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 320 के लेवल पे आया, फिर से रिट्रेस हो गया और फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। ओके, तो अभी ये वाली चीज़ में मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। तो अभी मैं मीन्स ये बता सकता हूँ, देखिए मैंने क्या बता दिया, देखिए मैंने बताया वही हुआ। तो देखिए ये एक तरह की प्रिडिक्शन होती है, लेकिन प्रिडिक्शन किस बेसिस पे होती है कि जो कुछ चीज़ें आप जानते हो, एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करो। मैंने क्यों मूविंग एवरेज वगैरह नहीं डाली वो मैं भी आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन आपका क्रिएट होता है। जैसे जैसे आप मार्केट देखते जाते हो एक ऑब्जर्वेशन आपका क्रिएट होता है, और एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि आपकी मार्केट पे एज है। अब मार्केट में एज में माने क्या बोले, मतलब ये हो गया कि आपका एक तो स्ट्राइक रेट अच्छा है, मीन्स समझ लीजिए 10 में से आपके 6 या 7 ट्रेड सक्सेसफुल होते तो एक स्ट्राइक रेट सही हो गया। फिर मार्केट की जो मूवमेंट है उसे आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि आप हर रोज़ वो देखते रहते हो या ज़्यादातर टाइम पे वो देखते रहते हो, तो आपको पता चलता है यही होगा। कई बार आप खुद से भी नहीं पता कर पाओगे, लेकिन आपका माइंड वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है, उसको पता चलता है ये चीज़ें होने वाली। तो प्रिडिक्शन आपका क्या हो जाता है, प्रिडिक्शन आपका ज़्यादा सक्सेस रेट देता है। तो वो वाले केस में आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हो वो आप बेहतरीन ढंग से करते हो। ओके, तो ये एक चीज़ होती है और उसे ही बोलते हैं मार्केट में एज। ओके, सक्सेस रेट पे डिपेंड नहीं करता है, स्ट्राइक रेट पे डिपेंड नहीं करता है, कितना आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये ओनली एंड ओनली आपका मार्केट पे एक एज होना चाहिए, तब जाके चीज़ें आपको सक्सेस देती है। तो देखिए ये चीज़ की अभी मैं बता सकता हूँ, देखिए ये कुछ होगा, अब 320 से 330 चला गया। ओके, और हमने बात की थी कि जितने एक दिन में जितनी मूवमेंट होती है उसके हिसाब से आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करना है। स्टॉप लॉस टारगेट कैसे आपको डिसाइड करना है वो इसके लिए भी हमने वीडियो बना दी है। फॉरेक्स की एक पूरी कोर्स की वीडियो बनाई थी, देन दूसरी टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो, तो वो वीडियो अगर देख लोगे तो सब पता चलेगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कि कैसे ये सक्सेस रेट कैसे बढ़ता है। ओके, तो अपना जो डिसीजन है, अपना जो प्रिडिक्शन है उस पर मैं बना रहा, तो ये चीज़ें अभी हुई। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो जाती और यहाँ पे नीचे चली जाती, ये जो नीचे आपको बॉटम दिख रहा है ओके ये हेड का, उसके भी नीचे चल जाती। तो कई लोग क्या बोलते हैं अरे इसमें तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन क्या था, मैंने सिंपली सोचा था कि भाई ये बाइंग आएगी। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था ओके यहाँ पे कहीं पे, और ये बाइंग से प्रॉफिट मेरा निकल गया। अदरवाइज स्टॉप लॉस मेरा था 315 समथिंग पे रखते तो भी चलता था। ओके, वो आप देखोगे अगली हमारी वीडियो तो पता चल जाएगा स्टॉप लॉस कहाँ पे रखनी है। ओके, और बाइंग में यहाँ पे कैसे ट्रेड बनानी है वो भी बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ओके, तो अभी मैं क्या बोलूँगा, देखिए ये हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर मैं जो चीज़ें करता हूँ उसमें मेरा सक्सेस रेट होता है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई।
ओके चलिए, तो BPCL में हमने जैसे बोला था, और ज़्यादातर मैं जो ट्रेड देता हूँ वो पोजिशनल देता हूँ। इंट्राडे में मैं लाइव मार्केट में ही आप इंट्राडे में चीज़ों को बता सकते हो, क्योंकि 5 मिनट की 15 मिनट की जो कैंडलस्टिक की टाइम फ्रेम होती है उस पर मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी होता है। और जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट, मैं फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की। फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट में बस इतना डिफरेंस है कि स्टॉक मार्केट में आप अगले दिन क्या होगा वो कुछ नहीं बोल सकते, भले ही कुछ चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती है आप जैसा इमेजिन करते हो, अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होती है। तो ये सारा मीन्स आपका अगले दिन सिर्फ आप टारगेट बना सकते हो, लेवल बना सकते हो कि यहाँ पे एंट्री लेना है, ये करना है, वो करना है। अदरवाइज जहाँ पे आज मार्केट बंद हुआ है वहाँ से अभी मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस करूँ तो वो नहीं सोच सकते आप। ओके, फॉरेक्स में वो चीज़ नहीं है। फॉरेक्स में आपका टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी एक्यूरेट काम करता है, वो मैंने देखा है, वो वीडियो में भी आपको पता चलेगा ये वाली। चलिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो देखिए, टाटा मोटर्स में हमने बताया टू मच रिजेक्शन सीन ओपन इंटरेस्ट था। तो 1 तारीख का अगर डेटा की बात करें ये वाला, ओके, तो क्या बोला था हमने कि आपको क्या करना है, सेल करना है। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन खींची थी और बताया था कि आप बाइंग भी कर सकते हो लेकिन आपको सेल करना है। तो अभी आपने सेल किया होगा तो जिनका प्रॉफिट हुआ, देखिए अभी भी आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन देखिए उस दिन खींची थी, ये ट्रेंड लाइन को अभी भी ये फॉलो कर रहा है, आप खुद देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए, एक बार आप 1 तारीख की बात कर तो ये थी, दूसरे दिन अगले दिन फिर यहाँ पे फिर मीन्स बॉटम में से वो ऊपर आया मार्केट, फिर यहाँ से समझ लीजिए ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है अभी भी। ओके, तो ये चीज़ें होती है। ओके, तो ये था दूसरा स्टॉक। देन हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में भी हमने आपको बोला था कि हिंडाल्को में क्या करना है, सेलिंग प्रेशर कंफर्म बाय ओपन इंटरेस्ट डेटा ने सेलिंग प्रेशर कंफर्म किया है। 350-330 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे। तो आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ मैंने बताया था कि आपको सेल करना है या फिर क्या करना है। मेरे हिसाब से सेलिंग प्रेशर एक तो बताया था, तो उसके हिसाब से मैंने बताया कि 350-300 पे आपको सेल करना है। तो यहाँ पे देखिए ये उसके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया, 2 स्टॉक में काम किया, यहाँ पे काम नहीं किया। तो ये भी चीज़ें होती है, लेकिन आप कितने स्टॉक में हमने प्रिडिक्शन किया था, वो सारे स्टॉक में अगर आप काम कर लेते तो ज़्यादातर आप सक्सेस रेट मिलता आपको। और दूसरी चीज़ हो जाता कि वो दिन आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काम भी नहीं करेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से हमने बताया था जो चीज़ों को, वो ऐसे एग्जीक्यूट तो होती है। ओके, ये अलग बात है कि मार्केट की अपनी एक हिलचाल रहती है, तो उसकी वजह से कई बार आपको सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन एज होना चाहिए। मैंने क्या बताया, एक एज क्रिएट होता है तब ये चीज़ें होती है। देखिए अभी 1 तारीख की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग हुई थी। ओके, अब ऊपर चली गई। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोला था कॉल साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 650, शॉर्ट एक्सिस 640 से 45 पे आपको शॉर्ट करना है, और किसी ने शॉर्ट कर दिया तो ये गलत हो गया हमारा प्रेडिक्शन। तो क्या मैं ये बोलूँगा कि प्रेडिक्शन गलत है? नहीं। अब दूसरी बार क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लूँगा और पता चल गया कि ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए आपको बता सकता हूँ। तो जो चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें 1 तारीख की, तो यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा था कि रेजिस्टेंस बनता है, तो यहाँ से मार्केट फिर से मीन्स मार्केट में एक करेक्शन फिर से बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं हुआ। ओके, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो टेक्निकल एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हम चले। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप सेलिंग के लिए देख रहे हो, ये 29 जून 1 जुलाई है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते, पहले तो देखिए ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड बनेगा, यहाँ पे मार्केट रिवर्स होगा, सॉरी यहाँ से एक स्विंग ट्रेडिंग की तरह अगर सोचे तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो अगले दिन ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल पे मैंने समझ लीजिए शॉर्ट भी कर दिया जैसे हमने सोचा था। तो इसका जो मीन्स जो हाई है वो हाई के ऊपर ATR की वैल्यू जोड़ देंगे, और उसके हिसाब से मैंने बताया आपको आगे की वीडियो में, उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी लगाया, तो यहाँ कहीं पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ओके, 645 पे अगर ट्रेड लिया या 642 पे ट्रेड लिया तो 691 मीन्स 9 पॉइंट का हमारा लॉस था। तो ये क्या हुआ, टेक्निकल एनालिसिस से क्या चीज़ें हुई कि देखिए लॉस कम हुआ तो लॉस हुआ लेकिन कम हुआ। अगर ये प्रॉफिट होता तो ज़्यादा चांसेस थे मेरे हिसाब से। ओके,
तो ये चीज़ें होती है। देन विप्रो में आप देख लीजिए 1 जुलाई का डेटा देखना चाहिए हमें। ओके 1 जुलाई का, ओके 1 जुलाई में यहाँ पे बोला था कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ओके कौन से वाला, ये इसके ऊपर बाइंग जोन है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। मैंने ये बोला था कि आपको बाई करना चाहिए इसके ऊपर, अगर ब्रेकआउट होता है तो। अभी आप बताएं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है क्या? ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो मैं ट्रेड ही कैसे एग्जीक्यूट करता है? जो चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ, जो चीज़ों से मैं एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ, उसके हिसाब से ब्रेकआउट हुआ नहीं तो मैंने क्या होगा, यहाँ पे रुक गया होगा अगले दिन, फिर यहाँ पे रुक गया, अभी ट्रेड ही नहीं बना। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन से तो काफ़ी नीचे अभी मार्केट चल रही है, तो अब यहाँ पे कहीं पे टेक्निकल एनालिसिस होगी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगी। ओके और उस हिसाब से ये चीज़ों को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अभी यहाँ पे अगर मैं सोच सकता हूँ तो क्या सोच सकता हूँ, देखिए यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं। देखिए ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया। अभी दूसरी एक लाइन में खींच लेता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बॉटम बनते हैं, जहाँ से रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलता है वो वाले लेवल पे आपको लाइन खींचनी है। तो देखिए यहाँ पे तो ये क्या होगा, इतने दिन से साइडवेज चल रहा है। अब मैंने ये प्रिडिक्शन बनाया कि साइडवेज चल रहा है, क्या करना है, यहाँ पे आए तो सेल करो, यहाँ पे आए तो बाई करो, दोनों अपॉर्चुनिटी है। तो अभी के लिए मैं ये बता सकता हूँ आपको। चलिए रिलायंस की बात करें तो मैंने बोला था आपको 1 जुलाई, ओके 1 जुलाई का डेटा है। तो यहाँ पे कहीं पे मार्केट बंद हुई थी और हमने प्रिडिक्शन बनाया था एंड ऑफ द डे, यहाँ पे बोला था बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सेल। अभी भी उसमें मीन्स कोई किसी भी तरह का यहाँ पे अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला जिस तरह से हमने ये चीज़ों को प्रिडिक्ट किया था। देखिए यहाँ पे ये पहली कैंडल बनी। ओके शॉर्ट कब करना है, तो ये एक ट्रेंड लाइन खींची थी, उसके हिसाब से इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं है। ओके तो अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है। मैंने बोला था वीडियो में, वो वाली वीडियो में, कि रुकना पड़ता है, पेशेंस ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए एसबीआई के लिए हमने क्या बोला था, एसबीआई के लिए बोला था कि देखिए इसमें सेलिंग 470, 480, 490, 500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मैंने बताया भी था। देखिए 1 जुलाई की बात करें तो यहाँ पे मार्केट, ओके और ये हमने यहाँ पे क्या खींचा था, एक हमने रेजिस्टेंस भी खींच के रखा था। मैंने बताया था कि देखिए 470, 80, 90 और 500 पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है कॉल साइड पे, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। फिर भी मैंने उसमें मेंशन किया, फिर भी मैं मानता हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, और खुद देख लीजिए। और वो मैंने ये मीन्स ये चीज़ों को मैंने मीन्स एनफोर्स करके बोला था मैंने कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मुझे ये बोल रहा है। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वो एज होता है आपका मार्केट पे, कि चीज़ें मार्केट के हिसाब से कुछ उल्टा भी बता रही। लेकिन ट्रेंड लाइन जैसे मैंने खींची तो ट्रेंड लाइन पे ही मेरा एक प्रिडिक्शन बन गया था कि देखिए ये ब्रेकआउट होता है अगर तो अच्छा ट्रेड बनेगा। क्यों, देखिए यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए भी बता सकता हूँ आपको ये वाले लेवल पे, लेकिन मैंने बाइंग के लिए क्यों बोला, देखिए सेलिंग के लिए यहाँ पे मैं देखूँ तो हायर लो बनते ही जा रहे थे। तो अगर यहाँ पे सेल भी कर लेते, हमने 1 जुलाई का डेटा कहाँ पे, यहाँ पे हम सेल भी कर देते तो सेल करने पे प्रॉफिट के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे थे। और बाइंग में मुझे ये नज़र आया था कि ये ब्रेकआउट होगा यहाँ से ये लेवल को, तो उससे क्या होगा, अगर प्रॉफिट मिलेगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम कहीं पे ट्रेड लेंगे तो उसका मीन्स जो स्टॉप लॉस होगा वो भी काफ़ी करीब होगा। तो स्टॉप लॉस मीन्स लॉस जाने के चांसेस हैं, लेकिन प्रॉफिट बड़ा मिलता है। जहाँ पे सेल करने पे मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि सेल करने पे छोटा प्रॉफिट मिलता है ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो उसके हिसाब से बाइंग के लिए हमने सोचा, और आप खुद देख लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ, अगले दिन ही ब्रेकआउट हुआ। ओके और आप खुद देख लीजिए कहाँ पे मार्केट पहुँच गई। तो देखिए ये चीज़ें मैं ये प्रूव करना नहीं चाहता हूँ कि मैं सही हूँ, ये बताना ही नहीं चाहता वीडियो, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक मीन्स एक एज आता है आपके अंदर। जैसे जैसे मार्केट में आप काम करते जाते हो वैसे चीज़ें पता चलती है, पेशेंटली आप काम करते हो चीज़ें पता चलती है। ये नहीं कि ये इंडिकेटर, देखिए कोई भी इंडिकेटर हमने नहीं डाला था। हाँ RSI वो कंफर्मेशन के लिए मैंने कहीं पे देखा था, अदरवाइज ये सभी एक्सप्लेन किया था चीज़ों को, आप खुद देख लीजिएगा, कहीं पे RSI की ज़्यादा बात नहीं की मैंने। ओके तो इस तरह से ही ट्रेडिंग होती है, ये नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ों करने से ही आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके और एक्सपर्ट तो आपको कभी भी अपने आप को नहीं समझना चाहिए। देन निफ्टी की बात करें तो ये क्या टोटल रॉन्ग हो गया। निफ्टी मैंने बोला था यहाँ पे शॉर्ट करना है, लेकिन निफ्टी ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, क्योंकि दोनों में मैंने बोला था यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, और वैसे भी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं।
ओके 1 जुलाई की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं थी शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपने किया होता तो भी आप खुद देख लीजिए, स्टॉप लॉस हिट मीन्स ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपका। और अगर हो भी गया है तो उसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप 5 स्टॉक में प्रॉफिट कर रहे हो तो कहीं पे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि ये मार्केट है। ओके उसकी खुद की भी एक मीन्स एक हिलचाल रहती है। ओके तो देखें यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में ये बिल्कुल काम नहीं किया, हमने शॉर्ट के लिए सोचा था और यहाँ पे तो ये बाइंग आ गई। अब देखिए ये हायर लो बनाता जा रहा है, तो अब मैं क्या सोच सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेगा तो मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। तो यही चीज़ें होती है। ओके चलिए अब बात करते हैं फॉरेक्स की। तो उसमें हमने बताया था देखिए ये वाला 1 जुलाई कहाँ पे है, ये रहा 1 जुलाई की बात करी। ओके यहाँ पे तो मैंने बताया था कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आपके लिए यही है। ओके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने बोला था कि ये लेवल के ऊपर जाएगा तो आपको बाइंग करना है, ये लेवल के नीचे आपको कहीं पे कंफर्मेशन मिलता है तो शॉर्ट करना है। तो दोनों देख लीजिए आप, दोनों तरफ चीज़ें एग्जीक्यूट हुई है। ओके तो देखिए शॉर्ट में तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते, तो ये चीज़ें होती है। ओके और मैंने बोला है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पहले अप्लाई करना है, वो मैंने बताया कैसे स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है। तो उसके हिसाब से जाओगे तो ये लॉस भी कम होंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो देखिए ये सक्सेसफुल रहा है। और जो बात कर रहा था मैं कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में चेंज, तो आप देख लीजिए ये 1 जुलाई का डेटा है। ओके अभी 1 जुलाई को आई थिंक फ्राइडे था, फिर मार्केट खुली मंडे को। तो आप देखिए यहाँ पे से ही कहीं पे मार्केट की ओपनिंग होती है। ये बेहतरीन चीज़ है फॉरेक्स में, जहाँ पे मार्केट क्लोज होती है वहीं से शुरू होती है। इसमें आपको ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ये देखने को नहीं मिलता है जो आपको स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे आपकी जो प्रिडिक्शन होती है वो उसके करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके तो देखिए लॉन्ग शॉर्ट के लिए बोला था तो ये सक्सेस रहा हमारा। देन यूरो जीबी की बात करें 1 जुलाई। ओके तो यहाँ पे शॉर्ट करने को बोला था, आप देख लीजिए, खुद भी देख लीजिए शॉर्ट किया होगा तो। ओके अभी इतने एक्यूरेटली नहीं जाना, आपने ट्रेड लिया, आपने किसी ने ट्रेड लिया होगा और बोला सर आपने बोला था शॉर्ट करना, मैंने तो शॉर्ट किया लेकिन यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अरे भाई पोजिशनल ट्रेडिंग की हम बात करते हैं। ओके जब पोजिशनल ट्रेडिंग की बात होती है तो उसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, क्योंकि आप बड़ा मीन्स आप प्रॉफिट देखते हो। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे छोटा अगर आपने प्रॉफिट सोचा होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, जो काफ़ी कम आपका नुकसान हुआ है। ओवरऑल आप देखें शॉर्ट क्या होगा पोजिशनल 2-3 दिन के लिए भी, मैंने तो 10-15 दिन बोला था। देखिए ये प्रॉफिट निकल गया है और नहीं भी हुआ है आपको प्रॉफिट, लेकिन वो जो टेक्निकल एनालिसिस है उसने तो अपने हिसाब से काम किया है। ओके चलिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी की बात करें तो वहाँ पे हमने बोला था नो ट्रेड, कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। कौन है? ओके 1 जुलाई का डेटा, ट्रेड ही नहीं लेना है, तो इसके बारे में तो मैं अभी बात ही नहीं करूँगा आपको। देन यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो वहाँ पे बोला गया था, चलिए इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे बोला गया था कि गो लॉन्ग फॉर, देखिए 1 जुलाई कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये ट्रेंड लाइन हमने खींची थी, गो लॉन्ग फॉर फ्यू पिप्स ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो आपको छोटी सी मीन्स यहाँ कुछ पिप्स के लिए आप मीन्स मैंने तो यहाँ तक ही बोला था, हाँ तो 20-21 पॉइंट की मैंने बात की थी, लेकिन ये तो कहीं और भी चला गया। ओके तो ये भी मीन्स आपने ट्रेल किया होता अगर स्टॉप लॉस, तो ये चीज़ें भी हो सकती थी। लेकिन देखिए ये सक्सेस रेट रहा इसमें। अदरवाइज मैंने क्या बोला था, यहाँ पे इसके नीचे आपको शॉर्ट ही करना है, लेकिन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। बाइंग के लिए कुछ पिप्स यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो मैंने बोला था ब्रेकआउट हो गया, आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको प्रॉफिट मिला होगा। देखिए तो ये चीज़ें होती है। तो देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि इतनी कुछ चीज़ें आपको बताई तो आपको पता होना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में टोटली रॉन्ग रहा हमारा एनालिसिस। देन स्टॉक्स में ज़्यादातर केसेस में सक्सेस रहा, और फॉरेक्स की बात करें तो सभी में हमारा जो एनालिसिस था वो उसी हिसाब से बिहेव किया है मार्केट ने। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में ये कुछ चीज़ें नहीं होती है कि आप मीन्स ये लगा लो वो लगा लो, सब कुछ पूरा चार्ट मीन्स इतना भर डालो कि आपको किसी को ऐसा लगे बहुत अच्छा इसको टेक्निकल एनालिसिस है। इसमें नॉलेज काम नहीं करती, इसमें आपका एज काम करता है। और एज कब होता है? जब आपके पास एक होलिस्टिक नॉलेज होता है, सभी चीज़ों को आप जानते हो। ये नहीं कि मैं MACD नहीं जानता हूँ, मैं स्टोकेस्टिक RSI नहीं जानता हूँ, ट्रेंड लाइन जो EMA होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, ये सारी चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन कितनी कम चीज़ें मैं यूज़ करूँ
और कहाँ पे मुझे बॉलिंजर बैंड की ज़रूरत है वो मुझे पता होता है। जब नहीं ज़रूरत होती तो मैं उसको एक्स्ट्रा उसको नहीं लगाता हूँ। पेशेंस रखना है, पेशेंस से काम करना है। अदरवाइज टेक्निकल एनालिसिस में सीखने को तो बहुत कुछ है, आप सीख भी चुके होंगे। कई लोग होंगे वो मेरी ये जो वीडियो है उससे वो अग्री करेंगे कि नहीं सही बात है, मैं सब कुछ जानता हूँ फिर भी मेरा जो सक्सेस रेट है वो नहीं होता है आपके जैसा। ओके, तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप ये मान लेते हो कि ये इंडिकेटर मैं लगाऊंगा, या एक ही तरह की स्ट्रेटेजी हर एक जगह पे यूज़ करूँगा, जैसे मैंने ये बताया। अब हो सकता है कहीं पे मुझे ऐसा लगता है। अब ये कैसे लगता है? जब आपको सब कुछ अच्छे से पता होगा। ओके, मुझे ऐसा लगेगा कहीं पे नहीं, मुझे बॉलिंजर पहले यहाँ पे लगा के देख लेना चाहिए, तो मैं बॉलिंजर लगाऊंगा। अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी कहीं पे भी लगा दो, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो वो हर एक का डिफरेंट थिंकिंग होता है, उसके हिसाब से काम करना है। RSI मैंने लगाया, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे RSI की मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। ओके, RSI में मैं डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का जो रूल है वही अप्लाई करता हूँ। उसके हिसाब से मुझे पता चल जाता है कि कहीं पे बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, तो वो चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहोगे तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लेंगे। अभी के लिए मैं सिंपली आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे आप एक एक्सपीरियंस के साथ कैसे अप्लाई करोगे, जिसे मैंने बोला है एज। एक मार्केट पे आपका एज बनता है, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको पता चलता है कैसे करना है, क्या लगाना है, मुझे क्या इंडिकेटर यूज़ करने हैं, क्या टूल लगाना है, वो सब कुछ पता चलता है। ओके, वॉल्यूम्स, डिलीवरी, सभी चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसी पे मैं काम करता हूँ। ओके, तो ये चीज़ें होती है। तो आई थिंक जो भी मैसेज मैं देना चाहता हूँ ये वीडियो से, वो आप तक पहुँच चुका होगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।